अस्सलाम वालेकुम। वो तीनों दोस्त काजी साहब के सामने बैठे फैसले के मुंतजिर थे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। काजी साहब गहरी सोच में डूबे हुए थे। आज उनके सामने एक अनोखी नौयत का मुकदमा था जिसका फैसला करना बहुत मुश्किल था। मुकदमे की हकीकत दरअसल कुछ यूं है। चंद दिन कबल ये तीनों दोस्त उबैदुल्ला, अब्दुल्ला और लुकमान एक साथ कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। दो दोस्त तो खेल में मसरूफ थे, जबकि तीसरा भी उन्हीं के साथ खेल की हिकमत में जुटा हुआ था। कमरे में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। अचानक खेल के दौरान शतरंज का एक मोहरा गायब हो गया। उन्होंने हर जगह तलाश किया, कमरे की हर चीज की अच्छी तरह और कई बार तलाशी ली गई, लेकिन मोहरा ना मिला। अब अगर वो कहीं नहीं था तो इन तीनों में से किसी एक के पास होना चाहिए था, लेकिन उन तीनों ने एक दूसरे की इज्जत और तकरीम और गहरी दोस्ती के तकद्दुस को सामने रखते हुए एक दूसरे को हरगिज इल्जाम ना दिया। ना ही किसी ने यह कहा कि एक दूसरे की तलाशी ली जाए, सिर्फ ये सोचकर के दूसरा दोस्त इस इल्जाम तलाशी का बुरा मानना चाहे। वो तीनों बेहद समझदार और अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले थे, लिहाजा उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए शाही दरबार के एक खास मुशीर से रुजू किया कि वो उनका मसला हल करें। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी, अगर वो ये जान जाए कि मोहरा उन तीनों में से किसके पास है तो वो आवाज़ बुलंद उनका नाम न ले। ऐसा करने से वो दोस्त तौहीन महसूस करेगा। अब वो तीनों दोस्त शाही दरबार के आला ओहदेदारों के बेटे थे, लिहाजा शाही मुशीर ने सोचा कि वो जिसका भी नाम लेगा उसकी दुश्मनी मोल देनी पड़ेगी। बस मुशीर ने हार तस्लीम करते हुए उन तीनों दोस्तों से कह डाला, मामला बहुत संगीन है, बेहतर होगा तुम लोग काजी के पास अपना मुकदमा लेकर चले जाओ, वही आपका मामला हल कर सकते हैं। अब ये तीनों दोस्त अपना सारा माजरा बयान करके काजी के सामने मौजूद थे। काजी साहब ने गहरी सोच में खामोश बैठने के बाद ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। दो दोस्त थे, वो एक ही शहर में रहा करते थे और साथ ही खेती बाड़ी किया करते थे। एक दूसरे के नफा और नुकसान में हर दूसरे का साथ देते। जब भी कोई खानदान में परेशानी आ जाती तभी सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे की मदद करते। कई साल यूं ही गुजर गए। एक का नाम आफताब जबकि दूसरे का नाम जुबैर था। आफताब के वालिद ने एक दिन अचानक उसे अपनी विरासती जायदाद में मिलने वाली जमीन पर, जो कि काफी दूर शहर में थी, काश्तकारी करने के लिए कह जाने को कह डाला। वो बेचारा अपने वालिद के फैसले से मजबूर दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गया और यूं दो दोस्त बिछड़ गए। आफताब ने जाने से पहले जुबैर से वादा लिया कि अब वो हर पल तो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, पर वो हमेशा एक दूसरे को खत के जरिए अपने ख्यालात से आगाह करते रहेंगे और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। और यूं आफताब जुबैर से विदा लेकर रुखसत हो गया। दोनों एक दूसरे को हर पल याद करते और खतूत के जरिए एक दूसरे की खबर रखते। एक बार जुबैर ने आफताब को खत में लिखा कि मैं इस साल हज की अदायगी का इरादा रखता हूँ, अगर मुमकिन हो तो वो भी उसके साथ इस नेक फरीजे की अदायगी के लिए चले। उधर जब आफताब को खत मिला तो वो जुबैर के हज की अदायगी की खबर सुनकर बेहद खुश हुआ, लेकिन जो जुबैर ने उस हज की अदायगी की दावत दी थी उसके लिए जाने में आफताब बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उनके इलाके में शदीद सैलाब आ जाने की वजह से उसकी फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हत्ता कि इस दौरान सख्त मेहनत करने की वजह से आफताब भी बीमार हो चुका था। लेकिन अब अगर वो ये सब जुबैर को बता देगा तो जुबैर परेशान होगा, लेकिन उसने उससे झूठ ना बोलने का भी वादा किया था, इसलिए उसने उसे सब हकीकत बता दी। उधर जुबैर हज की तैयारियां करने में मसरूफ था, लेकिन जैसे ही आफताब का खत मिला वो उसे पढ़कर बेताब हो गया और उसने अपनी वो तमाम जमा पूंजी जो उसने हज की अदायगी और सफर के लिए जमा की थी अपने हमराली और आफताब के आबाई शहर की जानिब रवाना हो गया। और रवाना होने से कबल उसने आफताब को खत के जरिए अपनी आमद के बारे में आगाह किया और उसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। जुबैर ने अपना कुछ जरूरी सामान और नकदी अपने साथ ली और घोड़े पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। सफर बहुत तवील था, उसे जाने में कई दिन लग गए, हत्ता कि उसे रास्ते में कई बार पड़ाव करना पड़ा। मगर अब उसका सफर एक घने जंगल में से था, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो कहीं भी पड़ाव नहीं डालेगा और जल्द अज जल्द सफर करके जंगल से बाहर निकल जाएगा। इस तरह वो मुसलसल दिन भर सफर करता रहा और यूं ही उसे रात हो गई। रात का दूसरा पहर था। वो दरख्तों के घने झुंड में से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने 6 आदमी नमूदार हो गए। उनके हाथों में तीर, कमान, चाकू और लाठियां मौजूद थीं। उन्होंने जुबैर को रोक लिया। जुबैर घोड़े से नीचे उतरा तो उसे पता चला कि वह सब डाकू हैं। उनके सरदार ने आगे बढ़कर उसे सब कुछ उनके हवाले कर देने को कहा। जुबैर रोने लगा और मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन सरदार ने उसकी एक ना सुनी। जुबैर ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने सफर का सारा माजरा समझाया कि कैसे वो हज को जा रहा था और अब वो इन पैसों से अपने भाई जैसे दोस्त की मदद करने जा रहा है। जुबैर ने डाकू के सरदार से वादा किया कि वो अपने दोस्त के पास जाएगा और उसे जितने पैसों की जरूरत हुई उसे देकर बाकी रकम लेकर ईमानदारी से उनके हवाले कर देगा और उन्हें वो सारे पैसे दे देगा। फिर अगर वो उसे कत्ल करना चाहे तो कर दें। सरदार उसकी बात सुनकर और उसके वादे पर राजी हो गया। इस तरह वो अपने सफर पर एक बार फिर से रवाना हो गया। उधर जब आफताब को जुबैर का खत मिला तो वो मारी खुशी के जुबैर से मिलने के वास्ते और उसे सैलाब की वजह से कटे फटे रास्तों से बहिफाजत लाने के लिए उसके रास्ते की जानब चल दिया। आफताब बीमार तो पहले ही था, उससे रास्तों की दुश्वारियां बर्दाश्त न हो सकी
اور وہ ایک کھائی میں گرنے سے چل بسا۔ دوسری جانب زبیر آفتاب کے گھر پہنچا تو اسے آتے ہی دردناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ زبیر بے حد رویا اور مارے شدید غم کے واپس لوٹ گیا۔ اب اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لوٹنا تھا۔ وہ اپنی ساری رقم لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر اپنی اس دردناک کہانی سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا، تم لوگ میری رقم بھی لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اب اپنے دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ زبیر اور آفتاب کی داستان سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اسے بخش دیا اور اسے کہا اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے، وہ اسے آفتاب جیسا پائے گا۔ اس نے اس کی ساری رقم واپس لوٹا دی اور اسے وہیں سے حج کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ قصہ سنا کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے تینوں دوستوں عبداللہ، عبید اللہ اور لقمان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ ابھی ابھی میرا قصہ جو میں نے تمہیں سنایا، اس میں تم تینوں کے نزدیک سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ لقمان نے کہا زبیر نے، کہ اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج ملتوی کر دیا۔ عبداللہ نے کہا میرے نزدیک آفتاب نے، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ عبید اللہ نے کہا میرے نزدیک تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے زبیر کے وعدے پر اطمینان کیا اور پھر اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کا جواب سننے کے بعد قاضی صاحب نے ان کے مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہا، شطرنج کا مہرہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سن کر عبید اللہ نے مہر اپنی جیب سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے کہ قاضی صاحب نے کیسے اس امر کا فیصلہ کیا۔ تو قاضی صاحب نے بتایا، میرا قصہ سننے کے بعد عبداللہ اور لقمان نے زبیر اور آفتاب کو اچھا سمجھا، جبکہ عبید اللہ کے نزدیک پورے قصے میں سے ڈاکوؤں کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا۔ بس جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی وہ صحبت رکھتا ہے، اور عبید اللہ کے اس جواب سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ شطرنج کا مہرہ بھی اسی نے چرایا ہے۔ اس طرح ان کا مقدمہ حل ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسی انسان کی سوچ ویسی اس کی شخصیت۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ بلند ہوتی ہے، اعلیٰ پایا لوگوں کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جبکہ کم ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔